त्रिवेदा आईएएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम जो पॉलिटी के पीवाईक्यू देख रहे हैं उसके अंतर्गत आज हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार किया जाना चाहिए या आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल है उस मॉडल से कैसे भिन्न है, ये 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, कानून बनाने के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की कानून बनाने की शक्ति है वो सीमित है। पहला कथन। सेकंड है, भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। तो देखिए, कथन फर्स्ट को देखते हैं। पहला कथन है कि यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, वहाँ पे जो वहाँ की संसद है वो क्या है, संप्रभु है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, वो किसी भी कानून को बना सकती है, रद्द कर सकती है, और जो संसद के द्वारा बनाया गया है कोई भी कानून है ना, उस पे किसी भी प्रकार से कोई वैधता का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जैसे भारत में क्या होता है कि अगर कानून संविधान के विपरीत है, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, तो क्या किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूके में वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि संसद है वो क्या हो गई, सर्वोच्च हो गई। तो संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है कहाँ पे, यूके में। लेकिन भारत में बात करें तो भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पे सर्वोच्च कौन है, आपका संविधान। तो भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। क्योंकि अगर कोई भी कानून वो संविधान के विपरीत है, संविधान के जो मूल्य हैं उनके विपरीत है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो भारतीय संसद क्या है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। वह जो संविधान के द्वारा सीमाएं जो आरोपित किए गए हैं उनको नहीं लांघ सकता। और ये कहाँ से आया है, न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है, यह आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, यदि कोई कानून जो FR हैं यानी फंडामेंटल राइट हैं उनका उल्लंघन करता है, तो वह या तो सारे को, अगर वो कंप्लीट कानून पूरे FR का उल्लंघन कर रहा है तो कंप्लीट को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कंप्लीट कानून नहीं है ना, FR का विरुद्ध नहीं है, कुछ ही पार्ट है, तो जितना पार्ट संविधान के विरुद्ध है या फिर फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है वो हिस्सा ख़त्म कर दिया जाता है, अमान्य कर दिया जाता है। तो पहला कथन आपका सही हो गया। बात करते हैं दूसरे कथन की। देखिए, जो भारत है वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जैसा हमने डिस्कस किया था। ब्रिटेन की तरह भारत में संसद वो सर्वोच्च नहीं है, उसकी शक्तियाँ वो संविधान द्वारा सीमित की गई हैं, ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका कथन हो गया सही। इसके बाद बात करते हैं कथन 2। देखिए, भारत है वहाँ पे अनुच्छेद 145(3) याद कीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि जब भी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठता है, क्या कि इस संविधान की व्याख्या किससे जुड़ा हुआ है, संविधान की व्याख्या से, कि अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, एक संवैधानिक पीठ करती है। यह आपको याद रखना है। और संवैधानिक पीठ है वो कितने जजों की होती है, 5 जज। याद रखिएगा, न्यूनतम 5 जज होते हैं, उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो जब संसद द्वारा पारित किसी कानून या संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी जाती है तो वह मामला किसको भेजा जाता है, संवैधानिक पीठ को। उदाहरण के लिए जैसे आपको याद होगा जो केशवानंद भारती वाद था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। केशवानंद भारती, इसके अंतर्गत जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो जो केशवानंद भारतीवाद था, बताइए कि उसमें कितने न्यायाधीश थे? वो सब आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। कितने जज थे? 13 जज, याद रखना आपको। तो आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन किस में बनी थी? केशवानंद भारतीवाद में। इसके अलावा जैसे मिनर्वा विल्स मामला आता है तो इन सभी में संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। तो ये भी कथन आपका सही हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों ही सही होंगे। आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। कि भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक विशेषता है जो ये दर्शाती है कि वह संघीय चरित्र है? यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो दर्शाती है कि भारत का जो चरित्र है वो किस प्रकार का है? संघीय है। देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक संघात्मक व्यवस्था की। तो संघात्मक व्यवस्था किन से मिलकर बनी होती है? केंद्र प्लस राज्य, मतलब संघ। तो संघ किससे बनेगा? केंद्र प्लस राज्यों से। तो जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें 2 स्तर होते हैं, जैसे केंद्र और राज्य। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला देखिए, जैसे ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अब मान लीजिए कि इन दोनों के बीच विवाद होता है, तो संविधान के प्रावधान याद कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 131 वो क्या कहता है कि अगर संघ और राज्य के बीच कोई भी विवाद उभरता है तो उस मामले में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या होगा? कौन सा क्षेत्राधिकार होगा? मौलिक क्षेत्राधिकार होगा, मतलब मूल क्षेत्राधिकार होगा, मौलिक क्षेत्राधिकार होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर केंद्र राज्यों के बीच में कोई भी विवाद आता है तो वहाँ पे फिर हाई कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, मामला सीधा आएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसीलिए अगर दोनों के बीच विवाद है तो वहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। तो एक प्रकार से ये संघीय चरित्र को दर्शा रहा है। चलिए आगे के जो कथन है वो देखते हैं कि संघ विधानमंडल में घटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। देखिए, अगर आप एक तरीके से देखें तो ये जो कथन है वो ये कथन तो सत्य है, परंतु अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब राज्यसभा की बात कर रहा है ये, क्योंकि राज्यसभा में ही तो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये उतना शक्तिशाली थोड़ी है राज्यसभा, है ना। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अमेरिका का सीनेट है ना, वहाँ पे क्या है कि वो काफ़ी शक्तिशाली है। तो भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसके संदर्भ में पूछा गया? भारतीय राजनीति के संदर्भ में पूछा गया है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो राज्यसभा है वहाँ पे क्या सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है? देखिए, अमेरिका में देखते हैं कि जो सभी राज्य होते हैं वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं सीनेट में वो समान होते हैं, इक्वल पद दिए गए हैं, सीटें दी गई हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व है, असमान प्रतिनिधित्व है। और ये भी पता है कि जो संघीय कानून निर्माण में जो राज्यों का प्रभाव है वो काफ़ी सीमित है। इसलिए ये पहलू क्या है? संघवाद को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो गया। अब सी विकल्प है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। देखिए, ये तो क्या एक राजनीतिक अवधारणा है, ये कोई संघवाद से जुड़ी हुई कोई संवैधानिक अवधारणा नहीं है। ये एक तरीके से क्या दर्शा रहा है कि क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि, तो एक तरीके से बहुदलीय व्यवस्था को बता रहा है, ये बहुदलीय व्यवस्था। तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता संघ से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी भी गलत हो गया आपका। अब है डी कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। देखिए, ये किसकी बात कर रहा है? एक तरीके से मान लीजिए उदार संविधान बोल सकते हैं इसको, उदार संविधान, या फिर लोकतांत्रिक संविधान बोल सकते हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र। तो ये संघवाद को नहीं दर्शाता है, ये तो रिलेटेड ही नहीं है इससे, संघवाद से, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या होगा इसमें? ए आंसर होगा। तो इसका मतलब है कि संघवाद वहाँ होगा जहाँ पे केंद्र राज्य के बीच में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो वहाँ पे उन मामलों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए,
तभी क्या है कि जो भी मामले आएंगे वो अच्छे से सुनवाई की जा सकती है, उन पे सही निर्णय दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। अब आता है क्वेश्चन 3 पे। देखिए क्वेश्चन 3 है, ये कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2021 का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, पहला कि केवल एक नागरिक और एक अधिवास है। भारत में क्या है, केवल एक नागरिकता है और एक अधिवास है। सेकेंड है, केवल जन्म से ही नागरिक ही राज्य का प्रमुख बन सकता है। सी कह रहा है, एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी विदेशी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, एक जो एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं हम, ट्रिक की बात करते हैं, तो देखिए एक ये ट्रिक नहीं होती है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होता है तब तक आप इनको अच्छे से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, उनको आप अलग करके उसको कट कर सकते हैं आप, है ना। तो जैसे हम 3 का देखें कि एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद किसी भी परिस्थिति में, देखिए एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना, तो ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। तो देखिए इसके हिसाब से आप 3 को आराम से कट कर सकते हैं, सी और डी कट जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 2 में से ही एक सही होगा। तो चलिए अभी हम एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए भारत में क्या कह रहा है कि केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। तो ये बात सत्य है। आपको पता है कि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। क्योंकि जैसे यूएसए में क्या है कि आपको डबल नागरिकता, दोहरी नागरिकता मिलती है, संघ की भी अलग से मिलती है और राज्यों की अलग से मिलती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संघ और राज्य दोनों की क्या है, एकल नागरिकता है। दूसरा है डोमिसाइल, है ना, यानी अधिवास। तो देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि आपको राज्य में रहने के लिए अलग से, है ना, वहाँ प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, आप आराम से रह सकते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है कि अलग अलग अधिवास की आवश्यकता होती है, भारत में एकल अधिवास ही है। तो ये कथन आपका सही होगा। तो इसका मतलब आंसर ए सही है। अब विकल्प बी देखते हैं, केवल जन्म से ही नागरिक ही राज्य का प्रमुख बन सकता है। देखिए ये अवधारणा कहाँ की है, यूएसए की। कहाँ की, यूएसए की। वहाँ सिर्फ जन्म से नागरिक है वही राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है, नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। याद कीजिए संविधान का अनुच्छेद 58 क्लोज 1 क्लोज ए, इसमें क्या कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होने हेतु व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि वो जन्म से होना चाहिए, किसके आधार पे, जो भी आधार हैं, जैसे 5 आधार हैं नागरिकता अर्जित करने के, उसके आधार पे किसी भी प्रकार से, चाहे वो जन्म से नागरिक हो, है ना, प्राकृतिकरण हो, नेचुरलाइज्ड हो, है ना, कुछ भी हो, वो नागरिक है, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये हो गया आपका गलत है। फिर ये एक्सट्रीम हो गया कि एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद किसी परिस्थिति में किसी विदेशी को वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत सारे आधार हैं, आपको पता होगा नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट 1955 यही बताता है कि किसके आधार पे आप नागरिकता अर्जित करेंगे, किस आधार पे आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तो नागरिकता के अर्जन और उसके ख़त्म होने के प्रावधान किस में है, नागरिकता एक्ट 1955 में। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं, इसके लिए आधार है कि जैसे मान लो आपने नागरिकता वो धोखाधड़ी से प्राप्त की है, संविधान के प्रति है ना, अविश्वास या देशद्रोह की भावना आप में रही है, या फिर आप निरंतर 7 वर्ष से अधिक विदेश में निवासी हैं या किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, या आपको मान लीजिए 2 साल की जेल हो जाती है ना, तो उसके आधार पे भी नागरिकता चली जा सकती है। तो ये सब आधार हैं। तो इसका मतलब है कि नागरिकता है वो पूर्णतः अपरिवर्तनीय नहीं है, यानी उसमें परिवर्तन संभव है। तो ये 3 भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, केवल ए। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त है। 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे किसको पूछा गया, नौकरशाही, कि नौकरशाही होती क्या है, उसको डिफाइन करना है। देखिए ये अब अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, है ना, या और बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। इसीलिए ये जो हमारा डिस्कशन का जो प्रयास है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा।
तो आप इनको कंप्लीट कीजिए जितने भी वीडियो हैं। तो देखिए, पहला है कि संसदीय लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक एजेंसी। तो देखिए, ये मेनली किसको बता रहा है? जो ये कथन है ये बता रहा है विधायिका को, विधायिका या फिर राजनीतिक संस्था को। ये काम किसका है? विधायिका या फिर राजनीतिक संस्था का। इसका नौकरशाही से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि देखिए संसदीय लोकतंत्र की बात आएगी तो कौन आएगा? जो चुने हुए लोग हैं। तो ये गलत हो जाएगा। फिर है कि संघवाद की संरचना को मजबूत करने के लिए एक एजेंसी। देखिए, संघवाद को मजबूत कौन करता है? पिछला एक क्वेश्चन देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की थी। इसके अलावा वर्तमान में जैसे नीति आयोग है, वो भूमिका निभा रहा है ना। तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जो संघवाद को मजबूत करती हैं। आपका वित्त आयोग है जो कि वित्तीय संघवाद को दर्शाता है, किए गए। तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन सिर्फ संघवाद नौकरशाही से आधारित है तो ये पूरा कहना गलत होगा। तो ये भी आपका गलत है। इसके बाद सी है राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एजेंसी। देखिए, राजनीतिक स्थिरता का संबंध तो इससे है ही नहीं, क्योंकि ये तो नौकरशाही है ना। तो नौकरशाही का डायरेक्टली काम नहीं है कि वो राजनीतिक स्थिरता लाए। राजनीतिक स्थिरता है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका काम है। जो विधायिका कार्यपालिका है उनका काम है। तो ये नौकरशाही का काम नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या आंसर बचा? सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन के लिए एक एजेंसी। तो देखिए, आप बार बार पढ़ते हैं ये, जब आप एथिक्स पढ़ रहे होते हैं, गवर्नेंस पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे ये आपको पता होगा कि नौकरशाही मतलब जब आप आईएएस बनते हैं तो आपका मूल कार्य क्या होता है? पॉलिसी, जो भी नीतियाँ बनती है ना, उनके लिए आप फीडबैक उपलब्ध करवाएं। तो पहला काम क्या है कि फीडबैक उपलब्ध करवाएं, इनपुट उपलब्ध करवाएं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी पॉलिसी बने उसका क्रियान्वयन करना, ये आपका मूल कार्य है। तो नौकरशाही किसको बोला जाता है? कि जो एक तरीके से क्या है, स्थायी कार्यपालिका है। जो विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, है ना, राजनीतिक कार्यपालिका, उसके द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, नीति होते हैं, कार्यक्रम है, उन सभी को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो प्रमुख और मूल कार्य यही है कि वह सार्वजनिक नीति हैं उनका प्रभावी कार्यान्वयन करे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। 2017 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो हम संघवाद को बार बार डिस्कस कर चुके हैं। संघवाद मतलब केंद्र और राज्य। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका मतलब है पहले हम ये चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं। तो देखिए, भारत, अभी हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका बेस है। अगर संघवाद रहना है तो स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि जैसे संविधान भी है, अगर किसी देश में संविधान मौजूद है और उसने संघवाद को स्थापित किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है तो हो सकता है कि वो वास्तविकता में संघवाद बन ही न पाए। तो एक संघवाद प्रणाली में संविधान की व्याख्या करने हो, चाहे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना हो, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे स्वतंत्र शक्तियाँ और कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। और ये क्या करता है? संविधान और जो संघीय संतुलन है उसका संरक्षक है। और ये जो हमने विशेषता ली है वो कहाँ से ली है? अमेरिका से। कहाँ से ली है ये? जो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए यूएसए से। क्योंकि देखिए, भारत में और अगर यूएसए की न्यायपालिका में देखें तो वहाँ की जो न्यायपालिका वो काफ़ी मजबूत है। वो जैसे भारत में क्या होता है कि अगर कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध है, सिर्फ संविधान के विरुद्ध है, तो ही उस पे क्या हो सकता है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि संविधान के विरुद्ध है, वो किसी भी मामले में, यहाँ तक है ना, उसका उद्देश्य भी है कि अगर उद्देश्य भी गलत है तो भी उसको ख़त्म किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो वहाँ पे क्या है कि न्यायिक सर्वोच्चता की अवधारणा है। क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता की। तो
तो ये पहली विशेषता तो है, यस। फिर है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। देखिए इसके लिए आप याद कीजिए अनुसूची 7, जिसके अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ में केंद्र बनाता है, राज्य पे राज्य सूची राज्य बनाते हैं, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन हावी कौन होता है? केंद्र। यह हमको याद रखना है। तो इसे स्पष्ट विभाजन से हर स्तर को कुछ क्षेत्रों में क्या मिलती है? स्वायत्तता मिलती है। तो जैसे राज्य हमें है तो उसको क्या मिल गई? वहाँ पे स्वायत्तता मिल गई। तो इससे क्या होता है? संघीय प्रणाली है वो मजबूत होती है। तो ये भी सही है। इसके बाद है संघीय इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए भारत में राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व समान नहीं है। हमने पिछले में भी डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें आवंटित की जाती हैं वो किसके आधार पे? जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो किसके अनुपात में होती हैं? जनसंख्या के अनुपात में। तो जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या उसको उतना ही ज़्यादा सीटें। उदाहरण के लिए जैसे यूपी को सिक्किम या गोवा की तुलना में बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हैं, लेकिन जो अमेरिकी मॉडल है वो अलग है। वहाँ पे क्या है कि प्रत्येक राज्य को जो सीनेट होती है वहाँ पे समान प्रतिनिधित्व होता है। अतः राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व है भारत की संघीय संरचना की एक विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो भारत में क्या है? ये एक विशेषता है, ये स्पेशल, इस विशिष्ट विशेषता है। ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, क्योंकि ये विशिष्ट विशेषता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? कई बार अर्धसंघ भी कहा जाता है। तो ये भी सत्य है। चलिए अब डी देख लेते हैं। ये संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। देखिए आप जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो यहाँ बार बार आता है ये चीज़ कि भारत में जो संघवाद है या संघीय प्रणाली है वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। अंबेडकर जी ने ये बार बार कथन कहा है। तो देखिए जो अमेरिका जैसे जो देश हैं, जो वहाँ पे मूल रूप से संघीय देश हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो राज्य हैं उन्होंने आपसी सहमति से, है ना, समझौते के माध्यम से एक संघ बनाया था। यानी वहाँ पे क्या है? नीचे से ऊपर की ओर, मतलब बहुत सारे राज्य थे बिखरे हुए, है ना, उनको क्या चाहिए था? एक मजबूत संघ चाहिए था। तो उन्होंने मिलके एक संघ बनाया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ संघ है। मतलब एक संघ था जिसको सुविधा के लिए, चाहे वो प्रशासनिक सुविधा हो, राजनीतिक सुविधा है, उसके लिए उसको विभाजित कर दिया गया। तो इसका परिणाम क्या है कि भारत में जो संघीय इकाइयाँ हैं उनके बीच कोई समझौता नहीं है। तो ये भारत के संदर्भ में गलत है। लेकिन अगर वैसे संघीय विशेषता देखें तो ये भी सही होगा। तो आपको ये भी देखना है कि किसके संदर्भ में पूछा गया है। अगर भारतीय संघ के बारे में पूछा गया तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यही यूएसए के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा डी, क्योंकि भारत के संदर्भ में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो है क्योंकि, ये 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? जो पिछले 3 वीडियो थे उसमें हमने इसको बार बार डिस्कस किया है कि संसदीय प्रणाली होती क्या है। तो बताइए कमेंट करके कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। देखिए पहला कथन कि लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा सीधे किया जाता है। तो ये तो क्या है? एक बस तथ्य है, निर्वाचन व्यवस्था को बता रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली है। क्या सिर्फ लोग चुनने मात्र से वो संसदीय प्रणाली हो जाती है? तो ये है आपका एक तरीके से गलत। तो ये गलत हो गया आपका। फिर है बी, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये भी संसदीय शासन प्रणाली नहीं है। देखिए ये कथन तो सत्य है अपने आप, है ना। देखिए यही कन्फ्यूज़न होता है जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कि आपको, देखिए पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी के हिसाब से तो ये फैक्ट सही हैं, जो ये फैक्ट हैं ये सही है, लेकिन क्या जो चीज़ डिमांड की गई है क्या वो उसको डिफाइन कर रहा है? ये आपको जानना आवश्यक होता है। लेकिन ये संसदीय जो प्रणाली है उसकी विशेषता नहीं है।
देखिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति क्या है, एक संवैधानिक कार्य है। क्या है, एक संवैधानिक कार्य है। ये किसी प्रकार की कोई संसदीय प्रणाली को नहीं दर्शाता है। ये देखिए संविधान संशोधन है, यूएसए में भी होता है ना, यूके में भी, सब जगह होता है। तो क्या ये हो गया? तो देखिए संसदीय प्रणाली हो चाहे राष्ट्रपति प्रणाली हो, सभी क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। इसका कार्यपालिका विधायिका के संबंध से कोई लेन देन है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये गलत है। इसके बाद है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये तो क्या है कि एक तरीके से विशेषता है कि भारत में क्या है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो ये तो एक तरीके से जो संघीय संरचना है या ऊपरी सदन का स्थायित्व है उसको दर्शाता है। ये संसदीय शासन प्रणाली से इसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये क्या दर्शाता है कि भारत क्या एक संघीय संरचना है और ऊपरी सदन है, वो उसके स्थायित्व को दर्शाता है। ये गलत हो जाएगा। फिर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यही आपका कथन सत्य होगा। देखिए याद कीजिए संविधान का अनुच्छेद 75 क्लोज 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बार बार पूछता रहता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। याद रखिएगा जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, या मान लीजिए अगर आ जाता संसद है तो देखिए संसद होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 75 3 में जो कहा गया है वो संसद वर्ड नहीं यूज किया गया है। वहाँ क्या वर्ड है? लोकसभा। इसी कारण जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो काफ़ी लोग गलत करके आए थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रीगण अपनी जो भी वैधता है वो विधायिका से प्राप्त करते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकसभा क्या है? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उनको हटा सकती है। तो यही संसदीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण अवधारणा है या फिर आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित हैं? संसदीय सरकार, देखिए फिर से आ गया संसदीय सरकार। तो देखिए भारत के संदर्भ में पूछा गया है, तो आप अगर भूल भी जाते हैं ना तो भारत में जो जो विशेषताएं हैं वो याद कर लीजिए, अपने आप आपको संसदीय जो प्रणाली है उसकी विशेषताएं याद आ जाएंगी। तो भारत में क्या होता है कि विधायिका यानी संसद है उसी के सदस्य किसके सदस्य बन जाते हैं? कार्यपालिका, क्योंकि उन्हीं के बीच से बनते हैं। ठीक है, एक होता है नाममात्र, एक होता है वास्तविक। तो नाममात्र कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, और वास्तविक कौन होता है? पीएम। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या था कि जो भी मंत्री होता है कार्यपालिका में, जो मंत्री होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई मंत्री है वो विधायिका का सदस्य नहीं है, क्या नहीं है? विधायिका का सदस्य, तो वो कितने महीने तक रह सकता है? उसका 6 महीने तक। याद कीजिए अनुच्छेद 75 क्लोज 5। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का अगर सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री रह सकता है। हालांकि इस अवधि में उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सत्य हो गया। सेकंड है कि मंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त न हो जाए। तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि ये तो संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता है। क्योंकि देखिए 75 3 में हमने अभी देखा था क्या कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो इसलिए ये भी विशेषता है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य। फिर है मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्य का प्रमुख करता है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्य का प्रमुख करता है, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। देखिए हमने यहीं पे देखा था। तो मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? जो वास्तविक है, और वास्तविक कौन है? पीएम। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें कैबिनेट का नेतृत्व पीएम द्वारा होता है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति तो केवल नामांतर की कार्यपालिका होती है।
वास्तविक शक्तियाँ तो कौन यूज करता है, पीएम करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 3 अगर देखिए आपने अगर सिर्फ 3 भी आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ए। अब क्वेश्चन 8 पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2005 का क्वेश्चन है। कथन पहला, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से 371 आई डाले गए थे। तो देखिए ये सत्य है, क्योंकि देखिए जो विशिष्ट प्रावधान है भारतीय संविधान में वो इसी संदर्भ में है। आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है उनके लिए प्लस गोवा। तो अगर आपको याद रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको छोड़ सकते हैं। बस इतना सा याद रखना है कि विशिष्ट प्रावधान है वो आपको 371 से ही मिलेंगे। तो जैसे 371 ए में किसके लिए प्रावधान है, नागालैंड की। 371 बी है असम जो जनजातीय क्षेत्र है। 371 सी मणिपुर के लिए, और 371 डी और ई हैं वो मेनली आंध्र प्रदेश के लिए थे, और 371 एफ है वो सिक्किम, 371 जी है वो मिजोरम, 371 एच है वो अरुणाचल प्रदेश, और 371 आई है वो गोवा के लिए। तो ये जो प्रावधान किए गए हैं ये किस लिए, ताकि जो राज्य हैं उनको प्रशासनिक, कानूनी और सांस्कृतिक स्वायत्तता मिल सके। तो ये स्वायत्तता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये कथन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 2, भारत और यूएसए के संविधान एक दोहरी नीति यानी संघ और राज्य लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है। देखिए यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। क्या है, दोहरी नागरिकता, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एकल नागरिकता। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 अगर यहाँ पे आप कट करेंगे तो ये 2 हट जाएगा। इसके बाद में है कि भारत के एक प्राकृतिक नागरिक को कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए ये फिर एक्सट्रीम वर्ड आ गया, कभी भी नहीं किया जा सकता। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका 3 भी गलत हो गया। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, केवल 1। भारत में नागरिकता को वंचित करने के बहुत सारे आधार दिए गए हैं। तो प्राकृतिक नागरिक है उसको भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे अगर उसने प्राकृतिक नागरिकता वो किसके आधार पर प्राप्त की हो, अगर धोखाधड़ी से की हो या फिर विश्वासघात दिखाया हो उसने, अगर संविधान के प्रति विश्वासघात हो, अगर मान लीजिए युद्ध हो रहा हो और उस परिस्थिति में वो दुश्मन देश का साथ दे रहा हो, दुश्मन देश के साथ संपर्क में हो, अगर पंजीकरण होता है ना, पंजीकरण के माध्यम से मान लीजिए उसने नागरिकता प्राप्त की है और इसी 2 वर्ष के भीतर मतलब अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्ष हैं उनमें से किसी में भी अगर 2 वर्षों की उसको जेल हो जाती है तो इसमें भी उसकी है ना सदस्य नागरिकता चली जाएगी। तो ये बहुत सारे आधार हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो इसका मतलब ये 3 गलत हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा केवल 1, डी। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। अब वरीयता वारंट में वरीयता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। 2004 मतलब वरीयता किन को सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो अगर हम घटते वरीयता क्रम की बात करें, क्या पूछा इसमें, अवरोही यानी घटता क्रम। तो अवरोही में देखते हैं तो पहला है कि भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति। तो इसमें अगर हम क्रमिकता देखें तो सबसे पहले इसकी क्रमिकता क्या होगी बताइए। देखिए सबसे पहले आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको वरीयता क्रम में कौन सा स्थान प्राप्त है, क्रमांक नंबर 9, याद रखना आपको। तो संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च पद होते हैं, क्रमांक नंबर 9 पे उनको स्थान दिया गया है। फिर आता है राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनको 10वां क्रमांक दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। तो महान्यायवादी हैं उनको 11वां स्थान है। और यहीं पे आपके आ जाते हैं
जैसे 11वें नंबर पे हो रहे हैं यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी 11वें नंबर पे रखा गया है। प्लस जो राज्यों के सीएम होते हैं, सीएम, वे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो 11वें नंबर पे कौन? यूपीएससी अध्यक्ष, सीएम और आपका भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी। अब बात करते हैं संसद के सदस्य। संसद के जो सदस्य यानी जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको स्थान दिया गया 21वां। तो ये काफ़ी नीचे स्थान होता है इनका। तो इस प्रकार से अगर क्रम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपसभापति, भारत के अटॉर्नी जनरल और संसद सदस्य। तो देखिए, वैसे भी अगर आप इनको याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपको लगता है कि सर्वोच्च पद है, जो महत्वपूर्ण पद है, संविधान के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो संसद के सदस्य तो बहुत सारे हैं, यहाँ तो एकल पद ही है ना, तो इसका मतलब है कि संसद सदस्य तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, तो ये 2003 में, देखिए पहले ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से कौन सा वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है। तो देखिए, बात करते हैं क्रमांक का, तो उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के भीतर एक राज्य का राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, आपको अगर जहाँ पर भी दिखे राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा नहीं हो, पूर्व नहीं होना चाहिए, वर्तमान राष्ट्रपति है ना, और एक राज्यपाल, क्या है ये? सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं ये। तो इसलिए वरीयता क्रम में ये सर्वोच्चता पे आएंगे। तो देखिए, राज्यपाल है, उसका स्थान होता है 4th। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनसे भी ऊपर होता है इनका पद। तो याद रखिएगा, 4th है राज्यपाल का। तो ये आता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किसका आता है? राष्ट्रपति का, फिर आता है आपका उपराष्ट्रपति का, और फिर आता है प्रधानमंत्री का, और 4th पे किसका आएगा? फिर राज्यपाल का। लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनका स्थान इनसे नीचे होता है, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। तो राज्यपाल संवैधानिक पद है, उसके नीचे रखा जाता है किसको? जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनको। इसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको कौन सा स्थान है? 6th। और 7th पे फिर उप प्रधानमंत्री, क्योंकि ये वैसे तो पद होता ही नहीं है, इसलिए इसको लोकसभा अध्यक्ष है उससे भी नीचे रखा गया है, तो इसकी 7th रैंक होती है। तो इस प्रकार सबसे ऊपर वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान किसका हुआ? राज्यपाल का। तो याद रखना है कि जब भी संवैधानिक पद होगा तो पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस मायने में भिन्न है। देखिए, बार बार ये PYQ अगर आप कर लेते हैं ना, तो इसका यही फ़ायदा है कि यही एक चीज़ है वो रिवाइज होती है, मेन जो थीम होती है वो बार बार रिपीट होती है। तो संसदीय प्रणाली वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है? पहला है कि वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। देखिए, ये देखेंगे तो दोनों में ही है, भारत में भी सेम है और ब्रिटेन में भी सेम है। भारत में क्या है? राष्ट्रपति वो नाममात्र का होता है और प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक होता है। वैसे यूके में क्या होता है कि जो राजा रानी होते हैं वो क्या है? नाममात्र के होते हैं, वास्तविक वहाँ पर भी प्रधानमंत्री होता है। तो ये क्या है? अंतर का बिंदु नहीं है, ये क्या है? समानता को दर्शाता है। किसको? समानता को। इसके बाद बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। देखिए, ये भी दोनों में सेम ही है, ये संसदीय प्रणाली है, उसकी विशेषता है। तो ये भी कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है, समानता को दर्शा रहा है। द्विसदनीय विधायिका, देखिए दोनों ही देश हैं वहाँ पे द्विसदनीयता मौजूद है। भारत में क्या है? लोकसभा राज्यसभा, और वहीं यूके में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये भी क्या है? समानता है। तो इसका मतलब है ये तीनों ही पॉइंट किसको दर्शा रहे हैं? समानता को दर्शा रहे हैं। डी आता है, डी न्यायिक समीक्षा। ये आपको याद रखना, न्यायिक समीक्षा, ये मुख्य अंतर है। देखिए, भारत में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी कानून है वो संविधान के खिलाफ है तो अनुच्छेद 13 के आधार पे उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? संसदीय सर्वोच्चता, याद रखना है, संसदीय सर्वोच्चता। और भारत में कौन है? भारत में कौन है? संविधान सर्वोच्च है। और संविधान की सर्वोच्चता को कौन बनाए रखता है?
न्यायपालिका, यह आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन में है वो संसद सर्वोच्च है, न्यायालय है वो किसी भी कानून को रद्द नहीं कर सकता है। तो भारत में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है, और ब्रिटेन में संसदीय परंपरा में ऐसी चीज़ कोई है ही नहीं। तो ये मूल अंतर है न्यायिक समीक्षा प्रणाली का। तो आज का ये जो हमारा डिस्कशन है वो यहीं ख़त्म होता है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।